नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर एनडीटीवी इंडिया पर। रात के 9 बज गए हैं और अब शुरुआत करते हैं आज की इस प्राइम टाइम बुलेटिन का। आपका सीधा वास्ता जिन खबरों से है उन खबरों की पड़ताल लेकर हम आप तक हर रोज पहुंचते हैं। आज सबसे पहले उस खबर की खबर लेंगे जिसमें ट्रेन में आग लगने की एक अफवाह उठी और 12 लोगों की जान चली गई। वो पूरी कहानी बिल्कुल फिल्मी और दिल दहला देने वाली कहानी है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे अपनी पहली खबर के तौर पर। और आज के आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर जो आज हम लेकर आए हैं वो महाकुंभ से आ रही है, जहां पर योगी सरकार की कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। वो बैठक प्रयागराज में हुई। इस बैठक में कैसे 4 संदेश निकलते हैं इसको हम आपको विस्तार से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अगले महाकुंभ तक के लिए यानी 12 साल के लिए रणनीति यूपी की योगी सरकार ने अब लॉक कर दी है। तीसरी खबर दिल्ली की तरफ ले चलेंगे आपको, जहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मिडिल क्लास पर नेताओं का क्लास स्ट्रगल शुरू हो गया है, तो वहीं पंजाबी वोट को लेकर भावनाओं वाली चोट भी अब दी जा रही है। कैसे कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियों की पॉलिटिक्स तेज हो गई है, ये भी आज हमको बताने वाले हैं। और चौथी खबर अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसलों से जुड़ी है। ट्रंप के रुख से लगता है कि वो रूस और चीन पर शिकंजा कसने वाले हैं, लेकिन उससे भारत को कैसे फायदा हो सकता है ये भी अब आपको बताने वाले हैं। अमेरिका में जो कुछ ट्रंप प्रशासन करेगा क्या उसका फायदा भारत को होगा, ये हम आपको अपने इस बुलेटिन में जरूर बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस दर्दनाक हादसे से जिसमें 11 लोगों की आज जान अकारण चली गई। लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली और ऐसी अफरा तफरी मची कि लोगों ने चेन पुलिंग कर दी। उसके बाद लोग जल्दी जल्दी ट्रेन से कूदने लगे, लेकिन मौत तो सामने से आ रही थी। एक जगह मौत से बचने की कोशिश की तो सामने जो मौत खड़ी थी उसके मुंह में वो सब आ गए। सामने से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी जिससे टकराकर 12 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के जलगांव से ट्रेन हादसे की जो पहली तस्वीर आई वो विचलित करने वाली है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि ना तो हम इन्हें दिखा सकते हैं और ना ही आप इन्हें देख पाएंगे। बुधवार शाम करीब 5 बजे की घटना है। ट्रेन में बैठे यात्री पल भर के अंदर इतनी विभत्स तस्वीरों में बदल गए जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हादसा परघाड़े रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जो कि पचोरा के पास है। पचोरा मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। पुष्पक एक्सप्रेस यहां चेन पुल करने के बाद रुकी थी। ट्रेन की चेन इसलिए खींची गई थी क्योंकि चलती ट्रेन में आग की अफवाह उड़ी थी। आग की अफवाह के बाद जैसे ही यात्री ट्रेन से कूदकर बाहर आए, वो दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। यानी पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री जैसे ही दूसरे ट्रैक पर कूदे, सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आ गए। देखिए, जहाँ पे ये एक्सप्रेस का एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे एसीपी हुआ था। जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए आती है, उस गाड़ी में पचोरा स्थानक के दरमियान पास में एसीपी हुआ था। वहाँ पे एसीपी होने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे थे। उसी समय अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो कर्नाटक एक्सप्रेस है उस गाड़ी की वजह से कुछ यात्रियों को इंजरी होने की जो घटना है वो हमारे सामने आई है। उन यात्रियों को हम लोग मेडिकल मदद पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। स्थानिक प्रशासन है उससे भी मदद ली जा रही है। इस हादसे को लेकर एक सीनियर रेल अधिकारी ने जानकारी दी कि कोच में चिंगारी निकलने से कुछ यात्री घबरा गए थे। हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग से चिंगारी निकली थी। इसके बाद घबराए यात्रियों ने चेन खींच दी थी और चेन खींचते ही ट्रेन से कुछ यात्री कूद पड़े। इसके साथ ही कुछ यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और इसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में, और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालंय
पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे. ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत. इस बीच ये खबर भी आ रही है कि जिस जगह पर घटना हुई वहां एक तीखा मोड़ था. इस तीखे मोड़ की वजह से ट्रैक पर मौजूद यात्रियों को पता ही नहीं चला कि दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है. अकारण मौत हुई. बहुत से यात्री ऐसे ही मारे गए अपनी जान बचाने के चक्कर में. हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं दरअसल शाम को 5 बजे के आसपास हुआ क्या होगा. आप इस एनिमेशन को देखिएगा. मेरे पीछे इस बड़ी स्क्रीन पर पुष्पक एक्सप्रेस है. ये निकली थी लखनऊ से मुंबई जाने वाली. जलगांव के पास पचौरा स्टेशन पर यह पहुंचती है और वहां पर अचानक ट्रेन रुकती है क्योंकि चेन पुलिंग हुई थी. वो चेन पुलिंग इसलिए हुई कि अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लगी हुई है. ट्रेन में आग लगने की खबर के सुनते से ही शाम के उस वक्त 5 बज रहे थे. हड़बड़ी में लोग जान बचाने के लिए कि आग में ना फंस जाएं, वो अपनी ट्रेन से कूदे पुष्पक एक्सप्रेस से. लेकिन सामने से कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी और कई लोग उस ट्रेन की चपेट में आ गए. अकारण मौत से सामना हुआ इन 12 लोगों का जिन्हों की जान इस हादसे में चली गई है. इसीलिए अब सबसे अहम सवाल जो उठता है वो ये कि यह अफवाह आखिर फैलाई किसने कि ट्रेन में आग लग गई है. अगर ट्रेन में एक चिंगारी दिखी तो उसके आधार पर आग लगने की अफवाह कितनी खतरनाक हो गई, वो मंजर हम सबके सामने है. इसके बाद भी आपको फिर एक बार जलगांव हादसे के बारे में पूरी जानकारी और दे देते हैं. बहुत से यात्री इसमें यात्रा कर रहे थे, आप भी तफसील से जानना चाहेंगे. सवाल जवाब के जरिए पूरे घटनाक्रम को आप समझ सकते हैं. आखिरकार ट्रेन हादसा हुआ कहां? तो जलगांव के पचौरा स्टेशन के पास यह हादसा हुआ. हादसा कब हुआ? बुधवार शाम करीब 4:45 पर. हादसा कैसे हुआ? आग लगने की अफवाह फैली. हादसे की वजह चेन पुलिंग के बाद यात्री नीचे कूदने लगे और सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए. ये ट्रेन कहां जा रही थी? ये ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही थी. पुष्पक एक्सप्रेस इसका नाम था. आप जानना चाहेंगे हेल्पलाइन नंबर अगर कोई है तो नोट कर लीजिए. लखनऊ स्टेशन का एक हेल्पलाइन नंबर है जो है 8957409292. मैं एक बार और इस नंबर को दोहरा देता हूं 898957409292. बड़ा हादसा था. बड़े हादसे का सामना किया, 12 लोगों की जान गई. आपको अपडेट कर दें, हमारे पास जो ताज़ा जानकारी आई है इस बुलेटिन के शुरू होने तक वो ये कि दोनों पटरियां अब खोल दी गई हैं और यात्रा को सामान्य बनाने की कोशिश में रेलवे प्रशासन इस वक्त लगा हुआ है. बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर. वो खबर प्रयागराज से आ रही है. आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके 54 मंत्रियों ने यानी राज्य की मंत्रिपरिषद ने महाकुंभ में अपनी कैबिनेट की बैठक की. योगी सरकार ने कई ऐसे प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी दी जिन पर अमल हो गया तो न केवल प्रयागराज बल्कि उससे सटे 2 बड़े इलाके बुंदेलखंड और पूर्वांचल का भी चेहरा आने वाले दिनों में बदल जाएगा. सरकार न केवल धार्मिक कॉरिडोर पर जोर दे रही है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके आर्थिक रफ्तार को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है. खबर तो ये भी है कि योगी सरकार 12 साल बाद आने वाले महाकुंभ की तैयारी में अभी से लग गई है और खुद योगी अब साल 2037 के महाकुंभ तक विश्राम के मूड में नहीं दिखाई देते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रूप उनके कई मंत्रियों ने भी पहली बार देखा. संगम में डुबकी लगाते योगी आदित्यनाथ. संगम में पवित्र जल के छींटे अपने सहयोगियों पर डालते योगी आदित्यनाथ. साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाते योगी आदित्यनाथ. राजनीतिक गंभीरता के साथ श्रद्धा का संगम बनाते हुए इस तरह से कुंभ में डुबकी लगाती किसी राज्य की पूरी मंत्रिपरिषद शायद ही पहले कभी दिखी हो.
आज हम आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से 4 संदेश दिए। पहला संदेश, प्रशासनिक संदेश। योगी ने बताया कि सरकार अपना प्रशासन कहीं से भी चला सकती है, जरूरी नहीं कि वो राजधानी लखनऊ ही हो। दूसरा संदेश, राजनीतिक संदेश। योगी ने अपने विरोधियों को संदेश दिया कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, पूरी की पूरी सरकार एक नाव पर सवार है। तीसरा संदेश कुंभ की पवित्रता को लेकर दिया, यानी सरकार के लिए आस्था और संस्कृति बेहद अहम है। और चौथा संदेश, आर्थिक संदेश। योगी मंत्रिपरिषद ने कुंभ में बैठकर जो फैसले लिए उससे साबित होता है कि धर्म कर्म ही नहीं, आर्थिक मार्ग भी मजबूत किया जा रहा है। महाकुंभ में योगी की मंत्रिपरिषद ने क्या फैसले लिए, आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके 54 मंत्री कैसे अरैल घाट से स्टीमर पर सवार होकर संगम के लिए रवाना हुए। रास्ते में साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। कुंभ में स्नान के बाद योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना और आरती में भी शामिल हुए। और ये जो योगी सरकार ने आज आस्था की डुबकी लगाई, उस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कहा कि महाकुंभ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से राजनीतिक फैसले लिए जाएं। लेकिन योगी सरकार ने न केवल प्रशासनिक फैसले लिए बल्कि राजनीतिक संदेश भी साफ दिया है। योगी ने अपने उन सहयोगियों को आज खास तवज्जो दी जिनकी तरफ से कभी ये आरोप लगे थे कि योगी सरकार उन्हें साथ लेकर नहीं चल रही है। योगी सरकार के राजनीतिक संदेश को समझिए। सिर्फ संकेतों में ही नहीं दिखा कि पूरी सरकार एक ही नाव पर सवार है, इसका एक और प्रमाण मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले योगी सरकार ने किस तरह अपने सहयोगियों को आगे किया, जरा सुनिए और देखिए। राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ? तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि योगी सरकार पर सहयोगी पार्टियों को साथ न लेने का आरोप लगता रहा है। लेकिन योगी ने जब महाकुंभ में मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की और मीडिया के सामने आए तो सबको आगे बुलाकर संदेश दिया कि पूरी सरकार साथ साथ है। आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? इधर आइए। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया हैं। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। आशीष पटेल अपना दल के नेता हैं और अनिल कुमार आरएलडी कोटे से योगी सरकार में मंत्री हैं। निषाद राज कहाँ हैं लोग? योगी ने जब नाम लेकर बुलाया तो संजय निषाद आके आकर खड़े हो गए। इधर आइए। आशीष पटेल भी पीछे से आगे आ गए और अनिल कुमार भी उनके बगल में दिखे। ओम प्रकाश राजभर कैमरे के दायरे में नहीं आ पाए, लेकिन वो भी योगी के कहने पर आगे आकर खड़े हो गए थे। ये तो हुई राजनीतिक संदेश की बात, लेकिन योगी ने महाकुंभ से जो आर्थिक संदेश दिया वो बेहद खास है। जो प्रयागराज है, यहाँ पर 12 साल बाद फिर महाकुंभ लगेगा और ये होता है कि हम आगे कैसे क्या करना है उसके बारे में आज की कैबिनेट में लंबी चर्चा हुई कि उस वक्त जब महाकुंभ लगेगा तो उस वक्त हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उस पर एक चर्चा हुई। दूसरा आपको बताऊं कि प्रयागराज, मिर्जापुर जहां विंध्यवासिनी मंदिर है और वाराणसी जहां काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो ये जो तीनों बड़े इलाके हैं, 7 जिलों को मिलाकर के एनसीआर की तर्ज पर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का एक बड़ा फैसला हुआ, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वहाँ अर्बनाइजेशन हो, ये पूरा एक रिलीजियस सर्किट है, तो यहाँ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हुआ। एरो स्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसमें हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाए, उस पर बातें हुई। तो क्या योगी ने अगला 12 साल लॉक कर लिया है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए। 12 साल बाद इसी प्रयागराज में फिर महाकुंभ का मेला लगने वाला है। 12 साल बाद जो महाकुंभ लगेगा उसकी शुरुआत 14 जनवरी 2037 बुधवार के दिन होगी, जबकि उस साल महाकुंभ फरवरी 12 यानी बृहस्पतिवार के दिन संपन्न होगा। योगी और उनके 54 मंत्रियों की टीम ने महाकुंभ में बैठक के दौरान जो फैसले लिए वो अगले महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। योगी सरकार ने अपनी बैठक में कई अहम फैसले लिए। वैसे समाजवादी पार्टी ने ये कहते हुए सवाल खड़े किए हैं कि कुंभ कोई सियासी फैसले की जगह नहीं है। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज
छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहाँ से संबंधित जो आवश्यकता है वहाँ का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहाँ पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहाँ पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। योगी सरकार ने महाकुंभ की बैठक में जो फैसले लिए उन पर ध्यान दीजिए। बागपत, हाथरस और कासगंज में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन किया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन बनाया जाएगा। प्रयागराज, आगरा और वाराणसी नगर निगम के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। यूपी की कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेस बनाने पर भी चर्चा की। योगी सरकार इससे पहले पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवा चुकी है। ये जो श्रद्धालुओं का भाव होता है, यहाँ प्रयागराज के बगल में विंध्यवासिनी कॉरिडोर के बगल में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर और वहाँ के आगे राम मंदिर। तो ये जो एक पूरा कॉरिडोर बन गया है, इस कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के आने को लेकर के जो भविष्य है उसको देखते हुए कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन तीनों एक्सप्रेसवेज जो पैरेलल चल रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी बेहतर की जाए। और वो बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो जो फुटफॉल 40-45 करोड़ सरकार कह रही है, संभव है कि इसके बाद का जब कुंभ या महाकुंभ होगा तो ये नंबर और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश होगी। और जब नंबर बढ़ेंगे तो जाहिर है कि रोड पर प्रेशर होगा। तो कनेक्टिविटी का बहुत ध्यान रखा गया है। आपने देखा मेरे सहयोगी रणवीर को बता रहे थे कि कैसे एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन करने की तैयारी चल रही है। धार्मिक कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार तैयारी कर रही है। अगर ये कॉरिडोर बना, कंप्लीट हुआ तो कैसा दिखेगा, क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। किन किन इलाकों को ये कवर करेगा, ये हम आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज तक का जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है। अब इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी हो रही है। एक्सटेंशन के बाद इस एक्सप्रेसवे से आप कहां कहां पहुंच सकते हैं, इस एनिमेशन के जरिए आप समझिए। प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। अगला जो बड़ा शहर है वो मिर्ज़ापुर है। भदोई को ये कवर करेगा। संत रविदास नगर तक ये पहुंचेगा। काशी यानी बनारस, चंदौली जाएगा, ये गाजीपुर जाएगा। ये पहले ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का तैयार हो रहा था, लेकिन अब इसे ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाकर 8 लेन का भी किया जा सकता है। आइए चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इस खबर से आगे निकलेंगे। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और खूब जोरदार प्रचार चल रहा है। दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं, गहमागहमी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने पंजाब को लेकर एक बयान दिया तो आम आदमी पार्टी ने उस बयान के आधार पर इसे पंजाबियों का पान बता दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चुनावी रस्साकशी के बीच कांग्रेस भी अब उतर आई है, लेकिन उसके निशाने पर केजरीवाल की पार्टी ही दिखी। इस नए घटनाक्रम से एक बात साफ होती जा रही है कि दिल्ली में पहचान की राजनीति अब तेज हो गई है। कभी पूर्वांचली के नाम पर तो कभी जाट के नाम पर, तो अब पंजाबी के नाम पर वोटों की रस्साकशी चल रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है।
यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। नई दिल्ली सीट से आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के इस एक बयान ने दिल्ली के चुनाव में आग लगा दी। बीजेपी नेता के इस बयान से आम आदमी पार्टी को लगा कि अब तो पंजाब से जिनकी जड़ें जुड़ी हैं, उनकी भावनाओं को वो भुना सकती है। इसलिए सिर्फ आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी मोर्चा संभाल लिया और प्रवेश वर्मा के बयान को पंजाबियों का अपमान बता दिया। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। बीजेपी ने मौके पर चौका लगाया तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, लेकिन कांग्रेस ने आरोपों के तोप का मुंह बीजेपी से ज्यादा आपकी तरफ मोड़ दिया। आप सुनिए कि केजरीवाल के खिलाफ ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं। ऐसा है, कोई भी किसी प्रदेश से आए कैंपेन करे, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में होता है। लेकिन अगर आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करें, अभी मेरे पास मैंने फोटो भी हमारे एसएचओ को भेजी थी, एक क्लस्टर्स में पंजाब पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी के, वो गलत है। केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें, आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। कांग्रेस ने भले ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, लेकिन बीजेपी को लगने लगा कि कहीं पंजाब से जुड़े दिल्ली के मतदाताओं का गुस्सा फूटा तो महंगा पड़ सकता है। इसलिए फिर से प्रवेश वर्मा ही सामने आए और सफाई दी, बताया कि कैसे वो और उनका परिवार पंजाब से जुड़े लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। सिख कौम के लिए मेरा परिवार ने क्या आज तक काम किया है, ये मुझको दिल्ली की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। सारे पंजाबियों के लिए मेरे परिवार का मेरा क्या योगदान रहा है, उनके लिए हमने क्या काम किए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इनके लिए दिल्ली में असल मुद्दों की लड़ाई धीरे धीरे भावनात्मक दूरी पर शिफ्ट करती दिख रही है। सबसे पहले पूर्वांचल के लोगों के अपमान का मुद्दा उठा, फिर जाट के सम्मान का सवाल उठा, फिर भगवान राम के अपमान को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, और अब पंजाब से जुड़े लोगों पर अपमान के भावुक तीर चलाए जा रहे हैं। इन सब के बीच अयोध्या में राम मंदिर की पहली सालगिरह पर बीजेपी ने अपना चुनावी गीत जारी किया। आपदा हटानी है, बीजेपी ही लानी है, जनता की खुशियों का अब आगाज होगा दिल्ली में। हाँ, जनता की खुशियों का अब आगाज होगा दिल्ली में। जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में। इस बीच दिल्ली में मिडिल क्लास भी चुनावी विमर्श में आ गया है। केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए घोषणा पत्र की घोषणा की, लेकिन सवाल उठाया केंद्र सरकार पर। साथ ही मिडिल क्लास की बेहतरी के लिए 7 मांगे रखी। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी करीब 45% है। जाहिर है
कि 45% वोट चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं, इसलिए उन पर सबकी नजरें हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जिस आपने दिल्ली में उसकी जमीन खिसका दी, उसका समर्थन करना एक गलती थी। पिछली बार मैंने कहा वो फर्जीवाल जो है वो फर्जीवाड़े के जो है उस्ताद हैं। क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ कि अब वो सारे के सारे प्रॉमिसेस जो करे सब भूल गए। कैसे आप नेता हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आप दबा रहे हैं। मैंने बहुत सारे नेता देखे, कांग्रेस बीजेपी सब, लेकिन ऐसा नेता नहीं देखा जो कभी सच ही नहीं बोलता, और वो है केजरीवाल। कभी सच नहीं बोलते और जब भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे। दिल्ली चुनाव में अभी 2 सप्ताह का समय बचा है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में आरोपों के तीखे तीर तीनों ही पार्टी द्वारा चलाए जाएंगे, लेकिन इसमें दिल्ली की जनता के लिए क्या होगा ये समय ही बताएगा। साथ ही सवाल ये भी है कि पंजाबी समाज के अपमान को लेकर छिड़ी बहस से राजनीतिक तौर पर किसको फ़ायदा पहुंचेगा, इसका फैसला भी 8 फरवरी को होगा। दिल्ली से मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब आपको दिल्ली का वो समझाते हैं कि किस जाति के कितने वोट हैं और कितना सीटों पर उसका परसेंटेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिल्ली को समझने के लिए इस आंकड़े को आपको देखना चाहिए, क्योंकि अब लड़ाई इसी पर चल रही है। वोटिंग 5 तारीख को होनी है, 5 फरवरी को। किस एक बयान दिया तो क्यों घमासान बच जाता है। दिल्ली में कई क्षेत्रीय दल हैं, कई जाति हैं, कई अस्मिता के लोग यहाँ रहते हैं। चुनावी लड़ने की सब लोग कोशिश करते हैं। क्या है दिल्ली का डेमोग्राफी, इसको समझिए। दिल्ली में पंजाबी समुदाय के लोगों की आबादी करीब 19% है और इनका असर 24 सीटों पर दिखाई देता है। वहीं पूर्वांचलियों की बात की जाए तो तेजी से इनकी आबादी में बढ़ोतरी हुई है। 25% इनकी आबादी है और 20 सीटों पर इनका असर दिखाई देता है। उत्तराखंड की आबादी 5% है और इनका असर 6 सीटों पर है। दिल्ली में दलितों की आबादी करीब 17% है और इनका असर 20 सीटों पर दिखाई देता है। वहीं मुसलमानों की आबादी करीब 13% है और इनका प्रभाव 11 सीटों पर देखा जा सकता है। इसीलिए तमाम राजनीतिक दल इन्हीं लोगों को लुभाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जो इनके वोटर को सूट करे। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसलों से हड़कंप मचा हुआ है और खासकर चीन और रूस को लेकर कड़े तेवर वाली अपनी नीतियों का इजहार वो जिस तरीके से कर रहे हैं उससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इन सब के बीच ट्रंप के चीन के खिलाफ कड़े फैसले भारत के लिए क्या फायदेमंद साबित हो रहे हैं? यानी अमेरिका के साथ चीन का खराब कारोबार भारत के साथ अमेरिका के मजबूत कारोबार से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, ऐसा बहुत से लोग मान रहे हैं। The golden age of America begins right now. 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। इतनी जल्दी में है कि क्या देशी क्या विदेशी हर मोर्चे पर लोहा ले रहे हैं। अमेरिका को दोबारा महान बनाने का जुनून कहें या खोई हुई सत्ता को पाने से आया हौसला, ट्रंप बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के तेवर की आंच दुनिया के 2 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों तक पहुंच रही है। एक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हम आपको बताएंगे कि क्या है चीन के साथ ट्रंप का एजेंडा डबल टी, और ये भी बताएंगे कि क्या है रूस के साथ ट्रंप का ऑपरेशन LW, और ये भी बताएंगे कि कैसे ट्रंप की नई रणनीति से रूस और चीन में खलबली मची है। लेकिन पहले आप सुनिए कि चीन को लेकर ट्रंप ने क्या कहा। We're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico and Canada. As of today, TikTok is back. 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और चीन में व्यापार युद्ध शुरू हुआ। तब ट्रंप ने चीन से स्टील के आयात पर 25% टैक्स लगा दिया था। इसी तरह एल्युमिनियम पर 10% टैक्स लगा दिया। बाद में चीन से आने वाली दूसरी वस्तुओं पर भी ऐसे ही टैक्स लगाए गए। ट्रंप ने ये सब कुछ व्यापार संतुलन ठीक करने के लिए किया ताकि अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिल सके। दोबारा ताजपोशी के बाद ट्रंप फिर से वही गीत दोहरा रहे हैं। For Mexico and China, we're talking about approximately 25%.
अगर पिछला अनुभव देखें तो चीन पर टैरिफ लगाकर अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ। 2017 से 2023 के बीच चीन से अमेरिका में होने वाला आयात 519.52 अरब डॉलर से घटकर 437.96 अरब डॉलर रह गया, यानी 81.56 अरब डॉलर की कमी हुई। लेकिन इस दौरान अमेरिका का कुल आयात 31.51% से बढ़कर 2,310 अरब डॉलर से 3,040 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी 763.1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। लेकिन इसका फायदा भारत को जरूर हुआ, क्योंकि अमेरिका में भारत का निर्यात इस दौरान 50.5 अरब डॉलर से बढ़कर 87.3 अरब डॉलर हो गया, यानी 36.8 अरब डॉलर ज्यादा। एक तरफ टैरिफ है तो दूसरी तरफ टिकटॉक है। ये डबल टी इस वक्त ट्रंप के एजेंडे पर है, जिससे चीन परेशान हो सकता है। हालांकि टिकटॉक पर से 75 दिनों की पाबंदी हटाकर ट्रंप ने चीन को एक तरफ से इशारा किया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। There's so many different products made in China and nobody ever complained about it. The only one they complain about is TikTok. And TikTok is largely young people. I guess I have a warm spot for TikTok that I didn't have originally. चीन की तरह ही रूस को लेकर भी ट्रंप के तेवर नरम गरम होते रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से काफी पहले ट्रंप ये कहते आ रहे थे कि पिछले 4 साल वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन का वो भीषण युद्ध नहीं होता, जिसमें अब तक करीब 12,000 लोगों के मारे जाने की खबर है। ट्रंप ने अमेरिका की बागडोर संभालने के बाद जो कुछ कहा, उससे साफ है कि वो यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद से हाथ खींचने की तैयारी में है। We're talking to Zelensky. We're going to be talking with President Putin very soon, and we'll see how it all happens. We're going to look at it very soon. One thing I do feel, the European Union should be paying a lot more than they're paying, because under Biden, I mean, we're in there for $200 billion more. Now, it affects them more than it affects us. We have an ocean in between, right? ट्रंप का ऑपरेशन एनवाई यानी नो वॉर एक कल्पना है या हकीकत, ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन ट्रंप के रुख से ये साफ है कि वो यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद में कटौती करना चाहते हैं। साथ ही चाहते हैं कि यूक्रेन को मदद नाटो के यूरोपीय देश ज्यादा करें, न कि अमेरिका। वो रूस पर भी युद्ध रोकने के लिए दबाव डालेंगे और नहीं माना तो आर्थिक पाबंदी लगाएंगे। आप सुनिए कि ट्रंप क्या कह रहे हैं। I have to speak to President Putin. We're going to have to find out. He can't be thrilled. He's not doing so well. I mean, he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about 1 week. And now you're into 3 years, right? So he can't be thrilled. It's not making him look very good. ट्रंप के इस तेवर ने रूस और चीन को अचानक एक फोरम पर खड़ा कर दिया है। उधर ट्रंप की ताजपोशी हुई, इधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन और जिनपिंग जुड़ गए। दोनों ने 1 घंटे 35 मिनट तक बात की। 2022 में यूक्रेन से रूस का युद्ध छिड़ने के बाद रूस और चीन ज्यादा नजदीक आए। अब ट्रंप के तेवर दिखाने के बाद दोनों बिना नाम लिए अमेरिका के सामने अपनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। ये कहना सुरक्षित है कि रूस और चीन के बीच विदेश नीति संबंध और संयुक्त प्रयास वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण स्थायित्व की भूमिका निभाते हैं। वर्ष के परिणामों के अनुसार बाहरी प्रभावों से नकारात्मक प्रभाव के बावजूद आपसी व्यापार में नए अच्छे संकेत प्राप्त करना संभव हुआ है। नए वर्ष में मैं आपके साथ मिलकर चीनी रूसी संबंधों को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए तैयार हूं, ताकि दोनों देशों के विकास और समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय न्याय और समानता के नाम पर स्थिरता और तनाव प्रतिरोध की नींव पर बाहरी अनिश्चितताओं का विरोध किया जा सके। अगर ट्रंप इसी रफ्तार से अपनी विदेश नीति चलाते रहे तो जाहिर है कि दुनिया में कई जगहों पर तनाव के नए नए टापू उभर सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस नई रेजिम में, अपने नए कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए हैं। बहुत से फैसलों की जानकारी आपको है, बहुत से फैसले वो लेते जा रहे हैं। वो क्या है वो भी आपको तफसील से हम बताते रहते हैं। आगे चलते हैं, वो बताते हैं क्या क्या फैसले हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो ताबड़तोड़ फैसले इन दिनों में ट्रंप साहब ने लिए हैं।
विदेश नीति में ट्रंप ने फैसला लिया है कि वो पनामा नहर को पनामा से वापस ले लेंगे। वो ट्रेड सिस्टम में सुधार की बात भी कर रहे हैं, जिसमें इंपोर्ट पर तगड़ा टैरिफ लगाएंगे। वो एक तरफ जहां पेरिस जलवायु संधि से बाहर निकल गए हैं, वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर निकल चुके हैं। अब प्रवासियों के सवाल पर ट्रंप का सबसे बड़ा फैसला यह है कि दक्षिणी सीमा पर मैक्सिको के पास बॉर्डर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। वहीं अमेरिका में जन्मजात नागरिकता खत्म कर दी गई है, जबकि शरणार्थी नीति में परिवर्तन कर दिया गया है। वहीं सरकारी काम को देखें तो ट्रंप ने वर्क फ्रॉम होम को बिल्कुल खत्म कर दिया है। उसी तरह तत्काल भर्ती वाली प्रथा को भी अब बंद कर दिया गया है। ट्रंप ने ट्रंप कॉइन की शुरुआत कर दी है। यह बिटकॉइन के अंदाज में क्रिप्टो करेंसी है। साथ ही 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल दंगे के दंगाइयों, जिसकी संख्या करीब 1500 है, उनको माफी दे दी है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र की बात की जाए तो ट्रंप ने एनर्जी इमरजेंसी का भी ऐलान किया है, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर नकेल कसी गई है ताकि अमेरिका का ऑटोमोबाइल सेक्टर उछाल भर सके, यानी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बिक सकें। इस बीच चर्चा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी उद्योगपति एलन मस्क भी हैं। एलन मस्क की तूती बोल रही है। ट्रंप की ताजपोशी से उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही, लेकिन हिटलर वाले अंदाज में सैल्यूट लगाकर वो लगातार विवादों में भी घिरे हुए हैं। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. That I will faithfully execute. अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी की खुशी एलन मस्क को इतनी मिली जो दामन में समाये नहीं समा रही थी। Victory feels like. ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह मस्क ने डांस पे चांस मारी, उसमें उनका जोश और हौसला दिखा। This is what victory feels like. Yeah. And this was no ordinary victory. This was a fork in the road of human civilization. Okay. This. You know, there are elections that come and go. Some elections are, you know, important. Some are not. But this one, this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. एलन मस्क ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले फलसफे से इस कदर प्रभावित हैं कि वो इस बात से बेहद रोमांचित हैं कि अमेरिका का झंडा जल्द ही मंगल पर फहराने वाला है। I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? संभव है कि मस्क इस बात से भी गदगद हों कि अब उनके कारोबार में भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। मस्क की संपत्ति इस वक्त करीब 43,390 करोड़ डॉलर है, जिसे रुपए में बदले तो ये रकम 37,42,000 करोड़ रुपए बैठती है। मस्क टेस्ला और एक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं। और अब सवाल है, चीनी कंपनी टिकटॉक को क्या एलन मस्क खरीदने वाले हैं? अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी ही मंशा रखते हैं। Elon buying TikTok? Is it? Are you open to Elon buying TikTok? I would be if he wanted to buy it, yeah. On your inauguration. I'd like Larry to buy it too. I have the right to make a deal. So the deal I'm thinking about, Larry, let's negotiate in front of the media. The deal I think is this. लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या एलन मस्क का तेवर अमेरिका की बदलती कूटनीति का भी प्रतीक है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप पहले मस्क के सैल्यूट को देखिए। इस सैल्यूट पर विवाद मच गया क्योंकि ये जर्मनी में हिटलर के दौर की नाजी सलामी है। अति दक्षिण समूह नियो नाजी समूह ऑनलाइन चैनलों में इसे एक संबद्धता समर्थन और ये संकेत देने के रूप में देखा कि अब उनके पास अमेरिका में एक बहुत शक्तिशाली पद पर एक साथी है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि मस्क असल में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं,
लेकिन कम से कम वह राष्ट्रपति के कानों में एक आवाज है। और मस्क की मंशा चाहे जो भी हो, जो मुझे लगता है कि वह बहुत भ्रमित करने वाली नहीं थी, यह साफ था। फिर भी यह लगभग मायने नहीं रखता, क्योंकि नियो नाजी मानते हैं कि वह उनके पक्ष में है और उन्होंने उन्हें नकारा नहीं। ट्रंप के इस नए राजपाट में जिन लोगों की ताकत सबसे बड़ी है, उनमें सबसे अहम एलन मस्क है। इसलिए उनके हर कदम का नाता अमेरिका के बदले राजनीतिक पैटर्न से जुड़ता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बात करते हैं नक्सली मुठभेड़ की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मुठभेड़ में नक्सलियों को ढेर करने वाले जवानों ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त करा के रहेंगे। आपको बता दें कि 72 घंटे से ज्यादा ये मुठभेड़ चली और अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। सर ये तो आप ही बता सकते हैं सर, कितनी बड़ी सफलता है। हम तो ऐसे काम हमेशा करते ही रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कितने फोर्सेस का आप लोग, कितने जन थे? हम जितने भी रहते हैं सर, काफी रहते हैं। किस तरह की स्थिति थी वहाँ पे? स्थिति बहुत डेंजरपूर्ण था, लेकिन हम लोग सामना करते हैं और करते रहेंगे। कौन सा जगह था सर वो? जगह तो आप लोग को पता होगा सर, हमारे उच्च अधिकारी बताए होंगे। अच्छा, कितना आप लोग अभी तक मारे? वो तो बताएंगे हमारे उच्च अधिकारी सर। अच्छा। हम ये सब चीज उन्हीं को बताते हैं, ये गुप्त रहता है हमारा। अच्छा, 2 डेड बॉडी और लेके अभी? हाँ, अभी और लेके आ रहे हैं हम लोग। ये सर 3-4 दिन से चल रहा था। 3-4 दिन से आप लोग उसी स्पॉट पे डटे हुए थे? जी 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 जी। कितने प्रोग्राम तो चलता है सर, महीनों 2 महीना पहले से, सालों से चलते रहता है। कितने नक्सली थे सर उस समय जब आप पहुंचे वहाँ पे? गिन थोड़ी पाते हैं सर कितने हैं। फिर भी एक अंदाजा वो नहीं बता सकते हैं सर। भारी संख्या में थे ये? भारी संख्या में थे सर। आप लोग किस तरह घेराबंदी कर रहे थे? घेराबंदी किए थे, हमारे ऊपर हमला किए थे, उसके बाद हम लोग जवाबी कार्रवाई किए थे। और किस तरह से? हाँ जी। पहले वो लोग अटैक किए हमारे ऊपर, उसके बाद हम लोग घेराबंदी किए और उनको ढेर कर दिए। तो ये थे सुरक्षा बलों के वीर जवान जिन्होंने नक्सलियों को बड़ी मुठभेड़ में खत्म किया है। इन सबको तो बधाई है ही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि नक्सलियों को समाप्त करने के लिए सरकार के प्रण की ओर हमारी तमाम सेनाएं, हमारी तमाम फोर्सेज एक साथ लगी भी हुई हैं। आज इसी नोट पर खबरों की खबर को यहाँ विराम देते हैं। शुभ रात्रि।